हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी की परीक्षा के लिए 35 नियम आपको जानने इसलिए भी जरूरी हैं, जो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम तो एसएससी के दिए होंगे, बट ये आप ये मान लीजिए कि एसएससी आपको इन नियमों को दोहरा रही है। इसलिए भी दोहरा रही है क्योंकि अभी एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो अभी कंपनी का टेंडर चेंज हुआ है। तो कंपनी अपने हिसाब से एक दो रूल एड ऑन और एक दो रूल कम ज्यादा करती है, ऊपर नीचे करती है। और आपको भी मालूम है कि जब शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस आते थे एग्जाम देने के, तो वो 4-5 इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे कभी। लेकिन आजकल इंस्ट्रक्शंस ही 35 तरह के हैं, 35। यानी आपको इन बातों का ध्यान एग्जाम देने से पहले रखना ही होगा। ये उन्होंने समझाया और कल एसएससी ने इसके ऊपर नोटिस निकाला है। चाहे वो आपकी एसएससी की कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, अभी कल परसों से शुरू हो रही एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की सबसे पहली परीक्षा इसकी जद में आने वाली है। यानी उसी से रूल फॉलो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो नए कंपनी का टेंडर गया है, तो ये सिलेक्शन पोस्ट पे पहला इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो जो अभी एग्जाम कल परसों से शुरू होगा, तो वो बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चाहे सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, चाहे सीएचएसएल का आ रहा हो, चाहे एमटीएस का आ रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा हो, वो सारे एग्जाम्स में यही रूल चलने वाले हैं। तो ये एक बार आपके दिमाग में रहेंगे ना, सेट हो जाएंगे, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है कि अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। और हमें देखिए, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चल रही है, कोई फैक्ट्री चलती है, तो हर एक चीज नियम से चलती है। तो इस परीक्षा के भी अपने एक नियम है, जो एक स्टूडेंट होने के नाते, एक कैंडिडेट होने के नाते आप सबको जानने ही चाहिए। बस उन 35 नियमों की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि वो सब आपको मिल चुके हैं, लेकिन मैं उनको आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि भाई ये क्या क्या है एक्चुअल में। चलिए, तो पहला नियम अगर आप देखेंगे कि भाई सबको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना ही चाहिए, और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे वो आपको फॉलो करने ही चाहिए। यानी वो जरूर आप एक बार पढ़ करके उनको जाएं। ठीक है। दूसरा जो इन्होंने नियम लिखा है वो है कि आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको ओरिजिनल में लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकता है? पासपोर्ट चलेगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो, पर मुझे लगता नहीं है आपको देख करके आपके पास पासपोर्ट होगा। दूसरा, आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, इन दोनों में से कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चल जाएगा। प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, इसका केवल प्रिंट आउट भी चल सकता है, या आधार कार्ड ओरिजिनल। ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। इनमें से कोई एक, ऐसा नहीं है कि ये सारे चाहिए, कोई एक बस। सर्विस आईडी इशूड टू द एम्प्लॉय, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से ही, या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या पीएसयू या बैंक वगैरह में अगर ड्यूटी करता है, तो वहां उसका भी एक आई कार्ड होता है, वो भी चल जाएगा। आईडी कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज या स्कूल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, भाई सब कुछ तो चल रहा है। वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, और एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक भी चलता है इसमें, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो। एनी अदर, कुछ भी बोल दिया इन्होंने, कोई भी फोटो आईडी चल जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको बना के दे रखी हो। तो अगर इतनी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक आईडी प्रूफ इनमें से आपको ले जाना होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं कि पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें है कि आपको जो आप आईडी कार्ड लेकर के जा रहे हैं, उस पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने फॉर्म में डाली है, वो आपके एडमिट कार्ड पे भी आएगी। तो एडमिट कार्ड के साथ वही आईडी प्रूफ लाइन में से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही हो। ऐसा होता है कई बार कि आधार कार्ड पे हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, पैन कार्ड पे हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, तो वो नहीं चलेंगे यहाँ पर। वो आईडी प्रूफ के रूप में तो चल जाएंगे, लेकिन फिर आपको वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने आपके एडमिट कार्ड पे आई है, फॉर्म में डाली है, तभी एडमिट कार्ड पे आई है, तो उसको प्रूव करने के लिए फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना पड़ेगा। यानी 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही शर्त पर लेकर के जाओगे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी एडमिट कार्ड की और आईडी प्रूफ की सेम नहीं है तो। अगर सेम है तो फिर आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं है 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अपने डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। अब मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं। वन लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। यानी आपका एक लाइव फोटोग्राफ तो तभी ले लिया जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे हो, और बाकी ये कहता है कि सिस्टम पे इस तरह से बैठे कि बीच बीच में वो आपके फोटो लेता रहेगा। ऐसा ना हो कि आप जो है मास्क लगाकर बैठ जाएं, आप ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टेढ़े होकर के बैठ जाए कि मैं वेब कैमरे में दिखूं ही ना, तो फिर इससे आपको नुकसान होगा, आपकी कैंडिडेट कैंसिल भी हो सकती है अगर आप छिपते दिखाई दिए वेब कैम से। तो माना जाएगा कि आप जो है गलत प्रयास कर रहे होंगे, आप छिप रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए लिया जा रहा है लाइव फोटोग्राफ आपका वेब कैम, इसलिए ले रहा है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स भी आप ही हो, कहीं कोई गड़बड़ कोई दूसरा आदमी ना दे जाए आपका एग्जाम। सारी चीजें बहुत अच्छे के लिए की जा रही हैं, तो आपको मुझे लगता है कि एक ईमानदार कैंडिडेट होने के नाते तो आपको ये कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप देयर फुल फेस ओपन, नो मास्क। वही उसी को आगे उसने बोल दिया है, भाई ऊपर बता दिया कि सेटिंग इस तरह से रखें कि वेबकैम आराम से फोटो ले सके, और नीचे बोल दिया है कि आपका फुल फेस ओपन होना चाहिए और कोई मास्क या कवरिंग ऑफ फेस आपका नहीं होना चाहिए किसी तरह से। और इंस्ट्रक्शंस फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है कि कोई भाई अपने लिए स्क्राइब लेकर के जा रहा है या कोई सुविधा मिलती है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा की, तो ऐसा ना हो कि वो स्क्राइब वाला कैंडिडेट्स यानी हैंडीकैप कैंडिडेट्स की बातें हैं और वो इस तरह का ले जाए कि वो इस ऑलरेडी इसमें एप्लीकेंट है। आपने अगर ऐसा कोई बिठा दिया कि वो अपना भी परीक्षा देगा किसी और डेट पर, आपने एक बार उसको अपनी परीक्षा दिलवा दी, फिर तो वो आपका काम वही कर देगा, है ना। तो ऐसा ना ले जाओ, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी भी और उसकी भी, दोनों की कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने कुछ समझाया हुआ है इसमें। तो छठा पॉइंट उनके लिए है। सातवें पॉइंट पे मैं बात करता हूं, कैंडिडेट्स हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन आधार रूट। देखिए नॉन आधार रूट ये इसलिए बोल रहा है कि जब इन्होंने ओटीआर आपसे करवाया था, तो ओटीआर में मैंने वो वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था उसको, कि ओटीआर करते टाइम आपको आधार कार्ड ही देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो आपको एंट्री बहुत पहले करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ मैंने आपको वीडियो बनाया था। तो ये कह रहा है कि जो नॉन आधार वाले हैं,
वैसे तो सबने आधार ही कर दिया होगा उसके बाद तो वैलिडेट अपना। अगर नॉन आधार वाले हो तो फिर आपने जो आप वहां आईडी प्रूफ लगाया आधार के अलावा, तो वो सब आपको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर आपकी एंट्री अंदर नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट एग्जामिनर इन्विजिलेटर साइंस ऑन देयर। देखिए अब ये कहता है कि कैंडिडेट्स को ये जरूर अपना एग्जाम सेंटर छोड़ने से पहले जब वो एग्जाम दे ले और वो बाहर आए, तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी कॉपी है उस पर एग्जामिनेशन जो इन्विजिलेटर है, जो आपके टीचर है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, उसने उस पर साइन कर दिए हों, ठीक है, उसके साइन उस पर होने चाहिए। चलो नेक्स्ट 9वां पॉइंट है, और कोई भी बच्चा कोई बाथरूम ब्रेक वगैरह नहीं लेगा अपने एग्जाम के दौरान। अगर लेना पड़ जाए इमरजेंसी तो फिर आपका बहुत समय और खराब करेंगे। ये बता रहा है कि आप बाथरूम जाओगे तो आपकी फिर से बायोमेट्रिक कराई जाएगी, फिर से क्लास में आओगे फिर बायोमेट्रिक होगी, तो भाई वो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए वॉशरूम वगैरह उस मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले हॉल में अंदर एंटर कर जाओ। एंटर करने के बाद एग्जामिनेशन जब शुरू हो जाएगा, टाइमिंग अगर आपकी शुरू हो गई, फिर दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। और वैसे भी उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, वो टाइम इतना कम है, तो 2 घंटे के दौरान मतलब नहीं जाना है आपको, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। कोई भी चीज ये बता रहा है कि आप अपने जो है एडमिट कार्ड है जिसको लेकर के आप अंदर जा रहे हैं, उसको पहले से कुछ लिख करके मत लाओ, ठीक है, वरना ये माना जाएगा कि आप कुछ नकल के लिए लेकर के जा रहे हैं, चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, अपना नाम ही लिख दिया हो पेन से, वो नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये इन्होंने यही आपको समझाया है। दूसरा, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट इन द स्पेसिफाइड स्पेस ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। तो उस पर कोई एक स्पेस होता है जिसपे इन्विजिलेटर के सामने आपसे कुछ लिखवाया जाएगा, ठीक है, तो वो आपसे वो वहीं ले लेगा लिखा हुआ आपसे। आफ्टर द फर्स्ट लॉगिन ड्यूरिंग एग्जाम, तो ड्यूरिंग एग्जाम से जो है लॉगिन, पहले लॉगिन के बाद, यानी आपका एग्जाम शुरू नहीं हुआ उससे पहले पहले ये सब चीजें करवा ली जाएंगी आपसे, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट ट्रीट देयर एडमिशन सर्टिफिकेट विद अटमोस्ट केयर। तो वो बोल रहा है कि भाई जो आपका एडमिट कार्ड है ना, उसको बहुत सावधानी से लेकर के आना, वही आपका जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपसे इंपॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड है, उस पर कोई भी ऐसे मोड़ तोड़ करके मत लाना, कुछ भी उसमें डैमेज ना हुआ हो, क्योंकि उसमें एक बार कोड होता है, अगर वो दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो ऐसा इसने बताया। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीच द वेन्यू ऑफ एग्जाम। ये तो देखिए मैं भी या कोई भी कहेगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप समय से एग्जाम पर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचोगे तो आप बहुत टेंशन में रहोगे, और वो टेंशन ही आपको फिर मतलब बहुत डिस्टर्ब कर देगी। आप एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं है और आप एग्जाम देने बैठे हो, और एक आदमी बहुत तसल्लीपूर्वक अपना एग्जाम देने गया है, दोनों में बहुत फर्क आ जाएगा, चाहे सेम लेवल के बंदे हैं दोनों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि समय से तो पहुंचना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम और गेट्स विल बी क्लोज्ड। हाँ देखिए, अगर आपका कोई मतलब आप थोड़े लेट हो गए और आप बाद में आए क्लोजिंग टाइम के और गेट क्लोज हो गए, तो फिर किसी भी कंडीशन में गेट खोले ही नहीं जाएंगे, आप कितना भी गिड़गिड़ा लेना, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग देयर ऑन वाटर बोतल। यानी आप वाटर बोतल तो लेके जा सकते हो, पर लाल पीली नहीं चलेगी, वो चलेगी एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे आप देखते हो जिसमें पानी भी साफ दिख रहा है, ठीक है। वरना तो क्या पता उसमें आपने कुछ कर रखा हो, तो लाल पीली बोतल मत लेके जाना, बोतल ले जा सकते हो पानी की, पर ट्रांसपेरेंट बोतल चलेगी, आर पार दिखने वाली, इसमें पानी दिखता है साफ। नेक्स्ट, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो भाई ये देखिए, आप कई बार ऐसा होता था ना, पहले ऑफलाइन पेपर होता था, 1 घंटे का पेपर है, किसी ने 35 मिनट वगैरह तो भाई देख करके क्लास में करते हैं हम, मान लीजिए 12th का पेपर देने जा रहे हो बोर्ड का, या आप और पेपर देते हैं क्लासेस में, कि हम एक साख बने कि भाई इतनी जल्दी पेपर करके निकल लिए। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ अगर निकले समय से पहले पेपर सबमिट करके निकलना चाहे, और वो पकड़ में तो फिर आने ही हो, भाई ये सीट कैसे खाली है जी, गया देके, तो आप समझो कि आपकी कैंडिडेचर कैंसिल है, ऐसे जाना नहीं है, ठीक है। विदाउट परमिशन आप जा ही नहीं सकते, तो मतलब पूरा टाइम वेट करो, वैसे भी इतना ज्यादा टाइम आपको एसएससी देती नहीं है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जाम ओनली एट द वेन्यू एज स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट। ये तो सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी सेंटर पर चले जाओ, यहाँ एसएससी का सेंटर है मैं यहीं दे लूँ एग्जाम, मतलब ये तो एक ऐसी बात है। फिर भी वो दोहरा रहा है इस बात को कि भाई आपको अपने ही सेंटर पर जाना है, किसी और सेंटर पर जाकर रिक्वेस्ट नहीं करनी। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द एग्जाम वेन्यू एट लीस्ट 1 डे इन एडवांस। देखो कितना सावधान कर रहा है आपको कि भैया अपना जो वेन्यू है उसको एक दिन पहले जाके देख लें, वरना उस दिन आप जाम में फंस जाओगे, या और बहुत सारी समस्या अगर आपको हो गई, टाइम के टाइम निकले तो फिर बहुत सारी समस्या, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतनी सावधानी से आपको कह रहा है, पर भाई ऐसे तो शायद ही कोई करता है कि एक दिन पहले वो तो जाके देखते हैं। मान लो जैसे यहाँ से नोएडा से जाकर के किसी का पटना में एग्जाम हो, तो एक दिन पहले ही जाएगा, भाई पहुंचेगा वहां पे, फिर आराम से देख दाख के सो सा के वहां पर जब एग्जाम देता है। लेकिन किसी का यहीं 30-40 किलोमीटर हो तो कोई एक दिन पहले नहीं जाके देखता है ना। और कुछ बहुत ही सावधान होंगे लोग, बहुत सीरियस होंगे, हो सकता है देखते भी हो। चलो नेक्स्ट, आज का लोकेशन वाला ऑप्शन है वैसे, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे डू नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन मोर देन वंस। ये कहता है कि भाई एक बार से ज्यादा आप एक बार किसी एक परीक्षा में मत बैठिएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। वैसे तो ये अब उसको जो है फॉर्म आपके मल्टीपल फॉर्म में आपका वैसे ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पर फिर भी कहता है कि अगर हमसे चूक गए और फिर बाद में कभी पकड़ में आए, पकड़ में जरूर आ जाओगे आप। और आपने मान लो सीजीएल का एग्जाम है प्रीलिम्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल का दिया 25 साल, ऐसा तो देते ही हो आप, क्योंकि अगर सफल नहीं होगे तो बार बार दोगे ही। लेकिन ये एक ही बार का सीजीएल एग्जाम है और उसको आप 2 बार दे रहे हो कि भाई एक बार 2 फॉर्म भर दिए किसी ने, तो मल्टीपल फॉर्म में वैसे तो रिजेक्शन में आ जाता है आजकल, पहले नहीं आते थे पकड़ में, पहले बहुत बच्चे ऐसा होते थे कि 2-2 3-3 एग्जाम दे रहे हैं, जो अच्छा हुआ उसका फिर आगे उसको फॉलो कर लेते थे, और जो नहीं हुआ वो छोड़ दिया। पर आजकल ऐसा नहीं होता, तो आपको फिर भी अगर वो पकड़ में आता है तो फिर आपको बार बार सब कुछ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल। तो यानी ये अभी आपकी अस्थायी कैंडिडेचर है, ऐसा मत सोच लेना कि आपको नौकरी वोकरी लग गई और ये आपका अधिकार है, तो वो वाला सब सीन नहीं है, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। चलो वो तो सबको समझ भी आती है, मतलब ये कैंसिल भी की जा सकती है, आप इसको अधिकार मत समझो अपना, ठीक है, प्रोविजनल है, और आप गड़बड़ करोगे तो आपकी कैंसिल होगी। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड आइटम्स सच एज वॉच। देखिए क्या क्या नहीं लेकर के जाना है वो ध्यान से सुन लीजिए, कि
वॉच नहीं लेके जानी, बुक्स नहीं लेके जानी, पेन भी नहीं लेकर के जाना, पेपर चिट वगैरह कुछ नहीं, मैगजीन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, हेडफोन्स, ये कैमरा और ये सब तो आप समझदार हो यार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो कुछ भी नहीं लेकर के जानी, इवन सिंपल घड़ी भी नहीं ले जा सकते, पेन भी नहीं ले जा सकते। तो फिर आप बताओ अलाव ही क्या होगा जब पेन ही अलाव नहीं है, किसी भी तरह का पेन नहीं, तो क्यों नहीं ले जा सकते, फिर कैसे करेंगे सॉल्व? तो भाई वो पेन और पेपर खुद देते हैं, आगे लिखा है इसमें ये बात भी, ठीक है, चिंता मत करो। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई ये भी पॉइंट। नेक्स्ट है 21वां पॉइंट, कैंडिडेट शुड अवॉइड वियरिंग आइटम्स लाइक, फीमेल्स के लिए है, नोज पिन्स, ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स पहनती हैं, तो वो सब नहीं, मतलब इयररिंग्स भी उतार के जानी, हाँ जानी है भाई, और चार्म्स और ये है आपकी ये कड़ा, हाथों में कड़े होते हैं तो है ना, तो ये जो है नहीं पहन करके जाना है। और इनकेस ऑफ कोई रिलीजन या कस्टम्स की कोई चीज़ है, मतलब रिलीजियस से, जैसे सरदार जी पहनते ही हैं हमेशा कड़ा, तो वो वाली चीज़ें तो फिर तो नहीं, आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है, रिलीजियस से संबंधित है तो आप पहन सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर तलाशी के लिए आपको प्रॉपर टाइम से पहुंचना पड़ेगा वहाँ, थोड़ा समय रहते पहुंच जाना, अगर ऐसी कोई रिलीजियस चीजें पहनी हुई हैं जिसको आप उतार ही नहीं सकते, तो फिर आपको सबसे पहले जाना चाहिए ताकि तलाशी अच्छी से ली जा सके। ये वो समझा रहा है 21वें पॉइंट में। 22वां पॉइंट कहता है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग बैग्स एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू, तो यानी बैग वगैरह तो आपको लेकर के नहीं जाने, अगर ले आए हो तो फिर आपकी ही सेफ कस्टडी, वो खुद की जिम्मेदारी होगी, उसको कहां रखना है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हम उस बैग को नहीं घुसने देंगे, ये उसने बताया। बाकी सब कुछ वो आपकी जिम्मेदारी होगी, कहां रखना है, कैसे रखना है, वो आप जानो। नेक्स्ट, सेंटर में मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है उनको रखने की। ये रहा 23वां पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन एग्जामिनेशन लैब, आपको 100 रुपए जो दिए ना आपने, और कई अब लड़कियों की तो फीस ही नहीं लगती, SC ST की कोई फीस नहीं लगती, तो वो सब उनकी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा, पेन भी और पेपर भी, तो चिंता मत करिए, नया पेन नया पेपर आपको मिलेगा वहां पर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एग्जाम लैब्स आर अंडर वीडियो सर्वेलेंस, ये आपको डराया गया, मतलब सच्चाई भी है कि CCTV के अंदर आप रहोगे ही, आपका एग्जाम चल रहा होगा, आप कहीं भी कुछ भी करते हुए पाए गए तो बाद में रिकॉर्डिंग चेक करके आपको तब भी नाप देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट 25वां पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच यानी जो टाइमर है विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, है आप वॉच क्यों लेकर के जाना चाहते हो, आप ऑनलाइन एग्जाम में आपके कंप्यूटर पर वैसे ही टाइमिंग चल रही होगी, कितना समय बचा है वो सब कुछ आपको पता होगा, तो वॉच की जरूरत भी कहां है, ठीक है। आप कहोगे सर रूम में नहीं हुई वॉच तो मत हो, कंप्यूटर में तो है, हर किसी बच्चे पे वॉच है। नेक्स्ट पॉइंट है 26वां, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर मींस, ये अनफेयर मींस ऐसा हो सकता है कि भाई कोई बच्चा कुछ कर रहा हो और वो तो टीचर का वहां पर काम है वैसे उसको देखना कि गड़बड़ कर रहा है, तो आप टीचर को बस बता सकते हो, हिंट दे सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत है तो देख लीजिए, लेकिन आप उस पर उपद्रव करने लगो कि ऐसा क्यों कर रहा है ना, तो वो एक अनफेयर मींस में आ जाएगा। या आप कुछ और चीजें ऐसी करने लगो जिससे मतलब क्लास पूरी डिस्टर्ब हो, तो वो सब चीजें अनफेयर मींस में आती हैं, तो वो वाला सीन नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी से बात भी नहीं करना है किसी से आपस में, वरना CCTV भी लगाया उससे भी आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो किसी से ना तो बात करनी है ना किसी ऐसे अनफेयर उसमें आपको फंसना है। नेक्स्ट 27वां पॉइंट, कैंडिडेट सेल हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग होती है तलाशी, थ्रो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, यानी जो मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं ना, तो वो जो है तो आपको गुजरना है उससे, ऐसा ना हो कि आप बच करके निकलने लगे, तो उसके थ्रू आपको जाना होगा हर किसी को एग्जाम में, कुछ ऐसी चीज लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे, ऐसा वो समझा रहा है। नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट अडेयर टू द इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मानने चाहिए, जो भी वहां पर सेंटर को जो मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुपरवाइजर जो भी वहां पर अधिकारी बनाए गए हैं, तो उनके सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बिल्कुल मानने चाहिए उस टाइम के लिए, अगर आप नहीं मान रहे हो तो ये भी एक अनफेयर मींस में आएगा और फिर वो कार्रवाई कर सकते हैं अपनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 29 पॉइंट है कि कैंडिडेट्स शुड एंश्योर दैट दे प्रोवाइड क्लियर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन वहां लेते हैं वो आपका, ठीक है, बायोमेट्रिक में, और कैंडिडेट स्टेटमेंट इन देयर रनिंग हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट, जो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो वो आपसे कुछ हैंडराइटिंग में लिखवाते भी हैं, वो तो सबको मालूम है जो ऑनलाइन पेपर देते होंगे, और आपका जो है साइन वगैरह सिग्नेचर रनिंग हैंड में, रनिंग हैंड सिग्नेचर क्या होता है, जो आप अपने साइन करते हो, रनिंग हैंड सिग्नेचर जैसे मैंने अंकित है मैं ये लिखने लगूं, इसको कभी रनिंग हैंड में नहीं माना जाएगा, कैपिटल लेटर को कभी रनिंग हैंड में नहीं माना जाता, आप जो साइन करते हो वो सब चलेगा, पर कैपिटल में मत लिखना अपना नाम, साइन भी ऐसे हो तो बदल लो उनको, वो अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट 30, if any candidate is found obstructing the conduct of the examination और creating disturbance, ये वही बात है कि भाई अगर आप किसी तरह का कोई भी बच्चा ऐसा पाया गया जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है उसके एग्जाम को, तो फिर वो वहां पर उसके लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है, क्रिमिनल केस भी लग सकता है, लीगल कार्यवाही भी हो सकती है, कैंडिडेट तो कैंसिल होगा ही इमीडिएटली, वो सारी चीजें उनको उन्होंने आपको समझाई है, ठीक है। नेक्स्ट 31 पॉइंट, इफ द एग्जामिनेशन डज नॉट कमेंस एट द शेड्यूल टाइम, अगर शेड्यूल टाइम जो दिया है कि भाई 8:30 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 8:30 से वो नहीं हो पाता है, तो फिर आपको जो है उसमें किसी टेक्निकल रीजन से वो डिसरप्टेड हो गया है, टाइम खा रहा है वो टेक्निकल रीजन आपका, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर वो देखिए बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक हो गई या भाई नेटवर्क चला गया, ऐसा भी हो सकता है, तो वो क्या होता है कि टाइम रुक जाता है उनका, और फिर वो कहते हैं कि टाइम आपको उतना ही मिलेगा जो आपका वजह से खत्म हुआ है, मान लो स्क्रीन चली गई, आपने देखा कि मेरे 1 घंटा बच रहा है यहाँ पर, तो 1 घंटा ही मिलेगा, वहीं से ही टाइम स्टार्ट होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। चलो नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर एश्योर्ड दैट इन केस ऑफ डिसरप्शन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन सच एज मेजर और माइनर टेक्निकल स्नैग और स्लो स्पीड ऑफ द सर्वर, देखो वही बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है, तो किसी भी कंडीशन में अगर मिलेगा तो आपको वो लॉस जो टाइम है वो सारा आपको दिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां से होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट 33 पॉइंट है, ऊपर का मतलब वो पॉइंट था कि भाई आपका जो टाइम से वो नहीं एग्जाम शुरू हो पाता है, तो आपको पूरा जो टाइम है वो इंस्ट्रक्शंस या जो जिस भी तरीके से वो आपको पूरा टाइम या कुछ भी चीजें हैं वो रिजॉल्व कराया जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है।
अगले पॉइंट्स लिखे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन इन केस ऑफ दे नोटिस एनी इरेगुलरिटी। देखो कई बार बच्चा परेशान हो जाता है कि सर यहाँ तो मैं तो इतनी मेहनत करके आया था इस एग्जाम के लिए और मैंने देखा कि यहाँ बहुत गड़बड़ झला चल रहा है, फोन मेरे पास है नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो वो कहता है कि आप अपने रीजनल ऑफिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी ऐसी चीज की, अगर कुछ ऐसा देखते हो आप, तो आप जो है अगर इस तरह की कुछ इरेगुलरिटी नोटिस करते हो तो फिर आप जो है इसके लिए आप अपने रीजनल ऑफिस पे रिपोर्ट कर सकते हो, बता सकते हो, वहां लिखित में दे सकते हो, आपको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, आपके बारे में कोई सूचना आगे नहीं दी जाएगी, ठीक है? अगर आपने किसी की ऐसी सूचना दे भी दी तो आपको एक तरीका पता चल गया कि भाई मुझे अपनी समस्याएं कहां रखनी है। नेक्स्ट, इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन इनएब्रिएटेड स्टेट, एंड इनएब्रिएटेड स्टेट होती है नशे की हालत, है ना, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड एंट्री टू द वेन्यू। भाई अगर कोई नशे में ही जा रहा है, नशा करके जा रहा है, उसको कैसे एग्जाम की हॉल में घुसने देंगे वो, ठीक है? वैसे भी नहीं करना है, वैसे तो कोई करेगा नहीं ऐसे, और वो करेगा तो फिर वो जा ही क्यों रहा है। नेक्स्ट, तो इन केस ऑफ एनी डाउट और क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कांटेक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस। कोई भी किसी तरह का कोई डाउट है, अब है एग्जाम के बाद, कभी भी कुछ भी आपको डाउट हो तो आप जो है कमीशन के रीजनल ऑफिस हर जगह बने हुए हैं, आप उनमें जाकर के और उन पे जो अपने हेल्पलाइन के थ्रू आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये पूरे 35 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, तो अब आपके दिमाग में अगर जिन्होंने ये वीडियो देखा है उन सबको ये पता चल गया कि भाई ये 35 पॉइंट पूरी क्लियर करके दे दिए हैं कि एग्जामिनेशन के बाहर माहौल कैसा होगा, एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा। तो इंस्ट्रक्शंस जनरली हम पढ़ते नहीं है, पर ये जरूरी होते हैं कि भाई जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके रूल रेगुलेशंस क्या है। चलिए बच्चों, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया था, मुझे लगता है कि अब आपको सारी चीजें क्लियरिटी से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।